आज हम पढ़ते हैं पित्त को। तो पित्त शब्द संस्कृत के तप धातु से बना है। तप्ति इति पित्तम, अर्थात जो तत्व शरीर में ताप बढ़ाए, गर्मी बढ़ाए, ऊष्मा बढ़ाए, हीट प्रोड्यूस करे, उत्पन्न करे, उसको पित्त कहते हैं। पित्त हमारे एंजाइम और हार्मोन्स का नियमन करता है। एंजाइम्स होते हैं हमारे, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। अगर एंजाइम ना हो तो हमारा खाना जो हम खाते हैं वो हमारा, जैसे 2-4 घंटे में जो खाना पचता है वो हमारा एंजाइम की वजह से पचता है। अगर एंजाइम ना हो तो यही खाना हमारा 7-8-10 दिन तक पचने में टाइम लेता है। इसलिए ये हेल्प करते हैं, ये डायरेक्टली काम नहीं करते, पर ये हेल्पर होते हैं खाने को पचाने में। तो इनका जो नियमन करता है वो पित्त ही करता है। हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, या श्वास के रूप में जो वात का ग्रहण करते हैं, वात को हम उन्हें शरीर के तत्वों द्वारा, दोषों द्वारा, धातुओं के द्वारा आदि के रूप में जो परिणत करने का कार्य करता है वह पित्त ही करता है। पित्त के स्वाभाविक गुण होते हैं, इसको आप पहली लाइन को याद कर लेना। अ, सस्नेहम, उष्णम, तीक्ष्णम च द्रव्यम, मलम, सरम, कटु, विपरीत गुणै पित्तम द्रव्यराशु प्रशामयति। ये चरक संहिता में 1/60 नंबर का सूत्र है। आप बताएंगे वात का क्या सूत्र था हमारा, वात के बारे में जो वात के गुण बताए गए थे। जी सर, बताऊं सर। जी बताइए। वाक अति गंधा नयो, यानी बातों को जो हमारा गति प्रदान करता है, उत्साह ताप बढ़ाती, उसी बोलते हैं हम। बात का ये श्लोक था। वात, उसे वात बढ़ाते हैं। मैंने पूछा जी श्लोक संख्या क्या थी। 1/59 थी सर। 159 सर, 159। ये मैंने कल बताया था जी, 1/59 पे आपका वात है, 1/60 पे आपका पित्त है, और 1/69 पे आपका कफ आएगा। ठीक है, तो इसका आप याद रखना है। कुछ स्नेह, स्निग्ध, चिकने वाले पदार्थ। ठीक है। उष्णम, गर्म वाले पदार्थ। तीक्ष्णम, तीखे पदार्थ। पाचन, तो जैसे जो तीखे मसाले होते हैं वो वाला पाचन हो गया। और मलम, जलन करने वाला। सर्म आएगा, ये सर्म का होता है जलन। और कटु कल बताया था आपको, कटु क्या होता है। कड़वा सर। तीखा सर। तीखा। कड़वा। तीखा तीखा। तीखा। तीखा आयुर्वेद होता में है कड़वा। तीखा, वैसे कड़वा। सर जी तीक्ष्ण। हाँ। और सर्म होता है हमारा तीव्र गति वाला, ये तरल कच्चे मांस जैसी गंध वाला, ये होता है जो ये पित्त होता है। इन चीजों से पित्त, ये गुण होते हैं पित्त के। अगर ये सिम्टम होते हैं तो वो पित्त की तरफ जाने वाले होते हैं। अब पित्त की दो दशाएं होती हैं, एक पक्व दशा और एक एक होती है अपक्व दशा। अब पक्व दशा में पित्त का रस जो होता है वो स्वाद तिक्त होता है और रंग पीला हो जाता है उसका। और जब वो अपक्व दशा में होता है, जब नहीं पक पाता, वो एक अपना पीक लेवल पे नहीं जा पाता, तब तक उसका स्वाद खट्टा रहता है और उसका रंग नीला रहता है। जब हमें फील सा होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा, कि एसिड बनने लग गया, खट्टी डकारे सी आने लगी, बदहजमी सी होने लगी, तो उस टाइम पे हमें खट्टा फील होता है। जब वो बिल्कुल पक जाता है, पक्व दशा में हो जाता है, तब उसका तीखा स्वाद हो जाता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। वैसे पित्त और अग्नि भिन्न भिन्न तत्व हैं। हम जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, समझते हैं कि शरीर के अंदर गर्मी बढ़ गई तो हम सोचते हैं कि एसिड बढ़ गया, एसिड बढ़ गया तो हम सोचते हैं कि हीट बढ़ गई। अग्नि अलग चीज है, आपने पढ़ा होगा 13 प्रकार की अग्नि थी, उसमें से अग्नि अलग चीज है, पित्त अलग चीज है। ये दोष में आता है, ये समदोष, सम अग्नि, ये दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन इनके फिर भी शरीर में अग्नि का प्रतिनिधित्व जो है वो पित्त ही करता है। इनके जो कार्य हैं वो लगभग सेम से हैं, तो इसलिए हम इनको एक जैसा मान लेते हैं, पर ये होते हैं अलग अलग हैं। आपने जो स्वास्थ्य की परिभाषा पढ़ी थी उसमें आता ना, समदोष समाग्निश्च सम धातु मिल क्रिया, तो इनको आप अलग अलग रखेंगे। अग्नि के समान ही शरीर के ताप को बनाए रखता है। जो पित्त होता है वह अग्नि के समान ही ये शरीर के तापमान को बनाए रखता है। काम इनका दोनों को बराबर ही होता है तकरीबन, वही पित्त का काम होता है, वही अग्नि का काम होता है। भोजन का पाचन करता है, भोजन को पचाने में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है वो पित्त ही होता है हमारा। रक्त, त्वचा आदि को वर्ण, वर्ण मतलब आप रंग से कह सकते हैं, सुंदरता हो गया। वो जो है जिसका पित्त ज्यादा बड़ा होता है वो लोग ज्यादा गोरे की तरफ जाते हैं। तो ये जो रक्त हो गया ब्लड के अंदर और त्वचा के अंदर आदि को, ये वर्ण को
प्रदान करता है। जब आप सप्त धातु पढ़ेंगे ना तो आएगा उसमें रस, रस से फिर रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, उसी से मेद बनता है, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी, आगे पढ़ेंगे आप इसमें। हृदय में एकत्र श्लेष्मा को दूर करता है। हृदय के अंदर जो हमारे हार्ट के पास जो वो होता है ना, फ्लूइड होता है, कफ क्या म्यूकस, नाम होता कफ है? कफ कफ जो होती है। म्यूकस हाँ, भी बोल क्या नाम? म्यूकस अलग जगह होता है जी, हाँ बोल सकते हैं म्यूकस हम उसको। हार्ट के पास जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। नहीं जी, चेस्ट में मैं पूछ रहा हूँ। म्यूकस ही पाया जाता है। हार्ट के पास हमारे एक फ्लूइड होता है, उसका नाम बताएगा कोई? पेरिकार्डियो फ्लूइड्स तो नहीं होता? मेम्ब्रेन है सर। हाँ जी, सर ये तो परत होती है ना उनकी जो। मेम्ब्रेन है ना। वो लेयर होती है ना, उन लेयर के अंदर फ्लूइड होता है हाँ सर, हर एक ऑर्गन जो के हमें यहाँ फ्लेक्सिबल, जो हार्ट फ्लूइड, को हाँ फ्लूइड फ्लेक्सिबल बनाता फ्लूइड। है और शोक से हमें वो तो रोक के पेरिकार्डियल रखता है। ही होता है, वही पेरिकार्डियल तो ही मैं कह होता रहा है। हूँ। पेरिकार्डियल, हाँ जी वही होता है। हाँ जी, इसको याद रखो आप, ये मोस्टली एनाटॉमी इसमें मैच करके पढ़ोगे ना, आपको वो भी कवर होएगी, साथ के साथ ये भी होएगी, और इसमें वही चीजें आएंगी सारी की सारी। मालिश आदि करने में त्वचा में जो स्निग्धता आती है, उसका ग्रहण भी यह पित्त ही करता है। जब हम मालिश वगैरह करते हैं तो स्किन पे जो हम ऑयल से मसाज करवाते हैं, तो जो ऑयल को अंदर खींच के ऑर्गन तक लेके जाता है वो पित्त का काम होता है, जिससे ऑर्गन फ्लेक्सिबल बनते हैं। ठीक है जी। मानसिक कार्य जैसे मेधा बुद्धि होती है, मेधा बुद्धि बोलते हैं कि तेज बुद्धि, अच्छी बुद्धि को बोलते हैं। आपने कहीं जो श्लोक भी सुना हो तो बोलते हैं ना, ईश्वर हमें मेधा बुद्धि दीजिए। शौर्य हो गया, साहस हो गया, हर्ष उल्लास हो गया आदि का जो संचालन करता है वह भी यह दोष ही करता है। तो मानसिक कार्यों में पित्त का बहुत बड़ा रोल होता है। आगे इसके बारे में जब पढ़ेंगे ना, अब इसके कहाँ कहाँ कौन से गुण होते हैं और कौन सा स्थान होते हैं, वहां पे आप इसको पढ़ेंगे, अभी आएगा आगे। जब पित्त अपनी सम अवस्था में नहीं होता तो भोजन का पाचन भी ठीक से नहीं हो पाता। तो यहाँ से इसका ऑपोजिट बना के देखेंगे तो जब पित्त बिगड़ता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा गड़बड़ा जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए या इसके पलट के पढ़ लीजिए, दोनों आपके काम की चीज है। पाचक अग्नि मंद हो जाती है, जिससे कफ भाव की अभिवृद्धि हो जाती है। जब कफ बढ़ेगा तो पित्त कम होएगा, वात कम हो जाएगा, और जब अग्नि बढ़ेगी तो वो कफ को कम कर देगी, पित्त को कम कर देगी। सॉरी, अग्नि बढ़ेगी तो वो कफज भाव की अभिवृद्धि हो जाती है उसमें। अग्नि बढ़ी तो कफ कम हो गया, अग्नि मंद हुई तो कफ बढ़ गया। इसके कारण उत्साह में कमी आती है और हृदय, फेफड़े आदि में कफ इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, यहाँ लिख रखा ना, अग्नि मंद हो गई तो कफ बढ़ गया, कफ की अभिवृद्धि होगी, और इसके कारण उत्साह में कमी आ गई और हृदय, फेफड़ों में आदि में कफ बढ़ गया। आगे पढ़ते हैं, पित्त के प्रकार क्या होते हैं। पित्त के 5 तरह का होता है पित्त: पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। पाचक पित्त जो होता है हमारा, वो अमाशय का अधोभाग होता है और पक्वाशय का मध्य भाग होता है। जो हमारा ड्यूडेनम होता है, उसका पीछे का जो सी टाइप होता है, उसका लास्ट का सी भाग, और ये अमाशय का जो आगे का वाला भाग होता है, उसको हम पाचक पित्त बोलते हैं, उसी के अंदर होता है ये पाचक पित्त के अंदर। आगे आता है रंजक पित्त। अब इससे रिलेटेड आप बीमारी को जोड़ेंगे तो आप पता ही लग जाएगा पाचक पित्त का काम, पक्वाशय का क्या काम होता है, और जब पित्त बढ़ता है या पित्त घटता है तो उससे फिर क्या बीमारी होने वाली, वो आप समझ ही गए होंगे अभी। सर जी पकवाशय इज पैंक्रियास या गॉल ब्लैडर? पक्वाशय का मतलब ड्यूडेनम। ड्यूडेनम होता है जी, ड्यूडेनम। ड्यूडेनियम, अच्छा। ड्यूडेनियम होता है। और अगर मैं पूछूं, पाचक पित्त है ये, इसका काम होता है, ये यहाँ पर होता है, ये इसका स्थान आ गया, अमाशय का अधोभाग आ गया, और पक्वाशय ड्यूडेनम का मध्य भाग आ गया। अगर मैं पूछूं कि पित्त बढ़ जाए या कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, तो आप बता सकते हैं ना, यहाँ पे कौन सी बीमारी बन सकती है? पक्वाशय डाइजेशन से ड्यूडेनम का क्या रिलेटेड, काम होता है? हाँ, पहचान। डाइजेशन से रिलेटेड जो जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो डाइजेशन से रिलेटेड, खाने ना पचने के बाद हजमी की होगी, हमारे एसिड का बढ़ना हो गया, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी।
ठीक है जी। आगे आता है रंजक पित्त। रंजक पित्त होता है हमारा लीवर में, इसका में रंजक आप ऐसे कहते हैं शोधन क्रिया के टाइप में इसको यूज कर सकते हैं। तो शोधन हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करने का हम लीवर का हो गया, प्लीहा का हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि इससे रिलेटेड बीमारी होगी तो कौन सी हो सकती है? लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे लीवर, फैटी लीवर हो जाता है, या जी और लीवर की वजह से और हमारा बाल को झड़ना भी शुरू हो जाता है सर, ऐसा। जॉन्डिस ठीक है होता है, जी, या हो जाता है। जॉन्डिस होता रिकरेंट है, जॉन्डिस सबसे जॉइंटिस मेन होता वगैरह है। भी। जी। हाँ, जॉन्डिस सबसे लीवर मेन होता एडिमा। है, ठीक है, हाँ क्योंकि जी। हाँ। आगे आ गया जी साधक पित्त। साधक पित्त हमारा हृदय में होता है। अब इससे रिलेटेड बीमारी आप समझ ही गए होंगे। पित्त अगर कम हो गया तो कफ बढ़ जाएगा, वहां पे कफ से रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी, चेस्ट कंजेशन हो जाएगी। अगर बढ़ गया पित्त तो बताइए कौन सी बीमारी हो सकती है हार्ट को? अरे लॉजिक लगाओ ना आप। हार्ट अटैक हो हाई जाता है। बीपी, पित्त बढ़ेगा तो कफ को कम करेगा ना, एसिडिट, कफ को कम करेगा ना वो। अब कफ उसके अंदर जो फ्लूइड है वो कम हो जाएगा। समझ नहीं रहे? रेस्पिरेटरी लंग्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स को रेस्पिरेटरी फैलने में, सिस्टम होगा। सिकुड़ने में, हाँ उसको उस पर इम्पैक्ट करेगा ना। हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। हार्ट अटैक हो सकता है, ऐसे नहीं होता। आप लॉजिक लगाओ ना। पित्त बढ़ गया, कम हो गया इसमें तो उससे तो तो कफ बढ़ गया, साइकोलॉजिक चेस्ट कंजेशन, सर कफ बढ़ मानसिक चेस्ट जाएगा स्थिति तो कंजेशन ज्यादा होगी। सांस होगा। लेने में ज्यादा अगर दिक्कत होगी ना सर। पित्त जो बढ़ता पैनिक है, अटैक्स, हाँ हाँ, पित्त जो बढ़ता है अटैक्स आते तो हैं, जो पित्त माइनर बढ़ने से अटैक आते कफ हैं, कम वो होएगा वाले। ना। कफ कम हो गया तो उसके अंदर जितना भी श्लेष्मा है, जो भी फ्लूइड है, वो फ्लूइड नहीं कम होगा। हाँ जी, लेकिन उससे उसकी जो बीपी है उसमें प्रॉब्लम हाँ, आएगी। बीपी में आएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी ना। वो कहाँ से सेपरेट होंगे, बिल्कुल कहाँ से फैलेंगे, कहाँ से बिल्कुल सिकुड़ेंगे लंग्स। जी, ठीक है जी। क्योंकि बीपी आगे से अगर आता है प्रॉब्लम अगर आई आलोचक। तो लंग्स पे तो sorry। आगे आता है जी आलोचक पित्त। आलोचक पित्त मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, आलोचना करना होता है और उसमें आंखों के इशारे ज्यादा चलते हैं। चंचल मन वाले लोग जो होते हैं वो आंखें बदल के बात करते हैं। तो इसमें जो रोग होंगे हमारे, वो ये नेत्र के इसका स्थान हो गया, आंख इसका स्थान हो गया। तो आंखों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो इसके अंदर आएगी। अब पित्त बड़ा है, पित्त लीवर पे भी इम्पेक्ट कर रहा है, आंख पे भी इम्पेक्ट कर रहा है। तो आपने देखा होगा पीलिया होता है, जिनको जॉन्डिस होता है उनकी आंखें पीली हो जाती है। जी। तो हाँ, तो इससे रिलेटेड ये आंखों के रोग आ जाते हैं। आगे होता है भ्राजक पित्त। ये होता है हमारा स्किन में। जब पित्त बढ़ता है तो आपने देखा होगा जब किशोर अवस्था से, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था की तरफ जाते हैं और किशोर से थोड़ा सा युवा अवस्था की तरफ जाती है, ये लगा लो 14-15 की एज होती है, तो उसमें पिंपल्स वगैरह ज्यादा निकलते हैं, लड़कों को ज्यादा निकलते हैं। जी सर। और थोड़ी सी आगे जाएं, फिर आगे जाके लड़के जल्दी मैच्योर हो जाते थे, अभी लड़कियां हो रही हैं। तो ये लगा लो एक एज में आने के 14-15 की एज में, 17-18 की एज में स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, फेस के ऊपर ज्यादा होती है। और जैसे जैसे फिर हम और ज्यादा आगे बढ़ते हैं, 18-20-22 पे होते हैं, तो हमें स्किन की प्रॉब्लम फिर ज्यादा रहती ही है। तो ये त्वचा ये पित्त, क्योंकि पित्त बढ़ जाता है ना हमारे, हमने पढ़ा था बचपन में हमें कफ बढ़ता है और जवानी में हमें पित्त बढ़ता है, बचपन में कफ बढ़ता है, और हम आगे आगे जब बूढ़े जैसे की ओर जैसे हम वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं तो हमारा वात बढ़ जाता है। ठीक है ना। और कल एक पारिका जी ने बताया था कि बॉडी ग्रोथ करती है कफ की वजह से। जी। आपने बोला था ना पारिका जी? हाँ जी, हाँ जी। कफ जितना हाँ ज्यादा तो रहता है बच्चे, बॉडी में, इसलिए तो वो हाँ ग्रो करने में मीन्स जितनी भी हमारे अंदर एक्टिविटी हो रही है, स्पेशली जो हमारे हॉर्मोन्स बन रहे हैं लॉन्ग बोन्स के अंदर, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स और आरबीसीज बन रहे होते हैं, उसके जब मेन आरबीसी की जो ग्रोथ हो रही होती है, उसके लिए जो शॉक एब्जॉर्बिंग हम्म एरियाज जो हमारे होते हैं, और जो हमारा थाइमस ग्लैंड जो हमारे लिए हमारी ग्रोथ में, यानी कि हमारी हाइट के लिए बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए वो अच्छी एक पूरी परत बना के रखता है हमारी पूरी बॉडी पे। इसलिए जो बच्चे होते हैं उनमें
चर्बी या चबीनेस जिसे हम कहते हैं वो इसलिए ज्यादा होती है, बड़े होते होते उतनी कम हो जाती है, और बुढ़ापे तक आते हुए हमारी पूरी स्किन ढलक जाती है इसी वजह से। उसका मेन कारण यही होता है, क्योंकि जी। हम बचपन से जवानी की तरफ जा रहे हैं तो कफ बढ़ रहा है। एक फिक्स एज आ गई हमारी, घट रहा है, 25-26, कफ बढ़ता है नहीं ना। बढ़ रहा है, और कब कफ घटेगा? कफ घटेगा, लेकिन कफ की वजह से ही ग्रोथ कर रहे हैं ना हम। बचपन जी से जी जवानी की जी तरफ जी तो कफ से ही जा रहे हैं ना। अब जैसे जैसे जी जी। जवानी की तरफ जाते हैं तो हमारा कफ कम होता रहता है, पित्त की तरफ चलते हैं हम। फिर एक फिक्स एज जी आती है, 22, 25, 28, कुछ भी कह सकते हैं आप उसको। उसके बाद क्या, पित्त कांस्टेंट चलता है हमारा। हाँ फिर जी एक हाँ फिक्स जी। एज आता है हमारा, 45 लगा लो, 50 के बीच ऐसे कुछ कह लो। उसके बाद हमारा फिर क्या होता है, कफ भी कम हो गया, पित्त भी कम हो गया। फिर हमारा वात बढ़ता है। तो जो ग्रोथ का कार्य था वो तो हमारा पित्त में ही रुक गया, क्योंकि कफ खत्म हो गया, पित्त चला है। पित्त ने वो रोक लिया उसको। अब पित्त बढ़ा तो पित्त कफ को भी नहीं बढ़ने देता, वात को भी नहीं बढ़ता। फिर आहिस्ता आहिस्ता पित्त खत्म होता है, वात अपना रूप लेता है, फिर वापस आदमी की स्किन ढल जाती है। आदमी की ग्रोथ तो रुकी गई थी, कांस्टेंट चल रही थी वो तो। आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी स्किन, उसके सारे ऑर्गन आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद, क्योंकि ग्रोथ हो ही नहीं रही किसी भी चीज की। तो वो कफ का काम होता है ग्रोथ करने का, जो होता है। भ्राजक पित्त तक हमने पढ़ लिया था। अकेले पित्त के प्रकोप से 40 प्रकार के रोग होते हैं। आप मेरे को बताएंगे, वात से हमने पढ़े थे कितने प्रकार के रोग होते हैं? 80 80। प्रकार के सर। 80 प्रकार। ठीक है। और कफ से कितने प्रकार के रोग पढ़े थे हमने? 20 प्रकार सर। 20। 20। 20 प्रकार। पित्त प्रकोप का कारण, चटपटे खाने से, खट्टे खाने से, नमकीन खाने से, गरम खाने से, विदाही, विदाही मतलब बोलते हैं तेज, तीखे में ही आ जाएगा विदाही। गरम विदाही मतलब बिल्कुल उबलता हुआ। कई लोगों को शौक होता है नॉनवेज खाने को, बिल्कुल गरम गरम खाते। कईयों को खाने का शौक होता है रोटी बिल्कुल गरम तवे से उतरती हुई सीधी, बस उनके अंदर ही जानी चाहिए। बहुत गरम वाले होते हैं, तो विदाही वो हो जाए। तथा बहुत तीखे पदार्थों का तथा मादक पदार्थों का, द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में पित्त दोष बढ़ता है। कल हमने पढ़ा था, कोई मेरे को बताएगा, हमारे षड्रस में कफ किन से बढ़ता है? मधुर मधुर से सर। अमल लवण से सर, तीनों ये से। मधुर से ज्यादा बढ़ती है सर ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं होता कि मधुर से ज्यादा बढ़ती, तीनों से ही बढ़ती है जी। मधुर अम्ल। मधुर से भी, अमल से भी, लवण से भी। आप अकेला नमक नमक वाली चीजें खा के देखो, उससे भी बढ़ती है। और हमने वात बढ़ा था जी, वात किससे बढ़ता है? कटु तिक्त कटु तिक्त कसाय से बढ़ता है सर बात। हाँ। अब इन 6 में से कोई मेरे को ढूंढ के बताएगा, ये आपके सामने है, कौन से ऐसे षड्रस हैं, षड्रस में से कौन से ऐसे 3 रस हैं जिनसे हमारा पित्त बढ़ता है? ये आपके सामने है जी, इसके सिम्टम। सर मधुर, अम्ल, अमल, लवण, अम्ल कटु, अम्ल तिक्त। है सर, अम्ल से बढ़ेगा। अम्ल हो गया सर, इसमें कटु से कटु होगा भी है, सर, कटु भी हो गया कटु सर, है, तिक्त भी और होगा सर, आम्ल तिक्त है, भी तिक्त भी होगा। होगा सर। और तिक्त। ये 3 बनते हैं। ठीक है जी, चटपटे, खट्टे, चलो। नमकीन। जी चटपटे उसी में आ गया ना। जी। मधुर, अमल, लवण से वात बढ़ेगा, सॉरी कफ बढ़ेगा, वो वात को कम करेगा। कटु, तिक्त, कसाय से वात बढ़ेगा, वो कफ को कम करेगा। और हमारा जो रह गया फिर मधु, अमल, लवण और कटु, उससे हमारा पित्त बढ़ेगा। ठीक है जी। और जो बच गए, बच कौन गए फिर हमारे? 3 रस से हमारा पित्त बढ़ गया। अब 3 रस कौन से बच गए हमारे, तो बताएगा? मधु और कसाय। मधु। हाँ। तिक्त मधु कसाय, मधु, कषाय। लवण लवण हाँ, लवण मधु लवण सर, लवण लवण बचा। तिक्त, कषाय और मधु, 3 बच गए ना हमारे। नहीं सर, जी सर। मधुर लवण लवण बचा ना सर। तिक्त कसाय तो नहीं लिया, नहीं, confuse हो कसाय रहा तो है सर। लिया, कसाय नहीं लिया हमने। अरे कहाँ कंफ्यूज हो गए, खट्टे अमल को बोलते हैं जी, मधुर, अमल, लवण। ठीक हाँ है। वो तो आप पित्त कटु, में। तिक्त, कसाय, तो अमल, लवण और कटु से तो हमारा पित्त बढ़ गया, 2, 3, 4 से। 5, 6 और 1 रह गए। नहीं समझे आप? डायग्राम एक पे बना हमारा दीजिए मधुर है, सर, लिख कर बता दीजिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा।
मेरे को ये इसमें लिखना नहीं आता जी। ओके सर। देखिए मधुर अमल लवण होते हैं ना, पहले तीन, उनसे कफ बढ़ता है, वात कम होता है। इतना क्लियर है आप लोगों को? जी सर। हाँ, नेक्स्ट तीन आगे, कटु तिक्त कषाय, इनसे वात बढ़ता है लेकिन कफ कम होता है। इतना क्लियर है आप लोगों को? जी सर। ठीक है जी। अब आते हैं हमारे बीच के 2, 3 और 4 नंबर के, अमल, लवण और कटु। ठीक है जी, कटु मतलब होता है तीखा। या तो गया ना, बहुत तीखे पदार्थ लिख तो रखा। अमल, लवण और कटु, इनसे बढ़ता है हमारा पित्त 2, 3, 4 से, और रह गया हमारा 5 और 6 और 1, इनसे हमारा पित्त कम होता है। अब समझ में आ गया? सर प्लीज एक बार सिर्फ रस का नाम बता दे जिससे बढ़ता है और फिर घटता है। थोड़ा सा मेरा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, सर तीन चलो और मैं शुरू से समझा। ठीक है मैं समझाता हूँ। मधुर, अमल, आप लिख लीजिएगा, मधुर, जी जी। अमल, लवण, इन तीनों को लिखिए। लिख लिया जी? जी सर। मधुर, अमल, लवण, इनके सेवन से कफ बढ़ता है और वात कम होता है। जी क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट जी। तीन। कटु, कटु मतलब तीखा होता है। तिक्त, तिक्त मतलब कड़वा होता है। कषाय, कषाय मतलब कसायला होता है, जैसे सिरका हो गया, जामुन हो गया, ठीक है, और आंवला हो गया, ये आते हैं। ये कटु तिक्त कषाय, इनसे वात बढ़ता है लेकिन इनसे कफ कम होता है। लिख लिया? जी जी सर। ठीक है जी। अब रह गए हमारे पित्त। पित्त में आएगा 2, 3, 4, अमल, लवण और कटु। अमल हो गया हमारा खट्टा, लवण हो गया हमारा नमकीन, और कटु मतलब तीखा। इनसे बढ़ेगा हमारा पित्त। लिख लिया जी? जी सर। जी सर। हाँ। अब इसके 6 के अंदर जो बच गए, तिक्त, कषाय और मधुर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, इनसे होगा पित्त कम। अब हुआ कुछ क्लियर? लास्ट कौन सा बताया? तिक्त कषाय और लवण। मधुर जी, मधुर, 4 नंबर, मधुर। 5 नंबर और 1 नंबर। पित्त किससे बढ़ेगा सर? तिक्त किससे बढ़ेगा? पित्त पित्त। पित्त, पित्त बढ़ेगा जी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर से, अमल से, लवण से और कटु से। पहले आप 6 रस को एक लाइन में लिखो, उनके ऊपर लिखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 1, 2, 3 से बढ़ेगा कफ, उससे होगा वात कम। 4, 5, 6 से बढ़ेगा वात, उनसे होगा कफ कम। ठीक है जी। फिर लिखिए 2, 3, 4, इनसे बढ़ेगा पित्त, और 5, 6 और 1, इनसे होगा पित्त कम। हुए जी आप क्लियर? हाँ जी सर। जी सर। हो गया। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी क्लियर है। नो सर। ठीक है जी, मैं क्लास के लास्ट में भी करवा दूंगा दोबारा से। अब ढूंढते हैं हम इनके कारण, किन चीजों से हमारा, इसका रीजन क्या है कि पित्त बढ़ता है। चटपटा खाने से, खट्टा खाने से, नमकीन खाने से, नमक वाली चीजें खाने से, गरम विदाही, ज्यादा गरम चीजें खाने से, बहुत तीखे पदार्थों में। देखना आप, जिनको पित्त प्रकृति के लोग होते हैं ना, वो ज्यादा तीखा चटपटा खाने में माहिर होते हैं, बहुत स्पाइसी खाने के। मादक, मादक मतलब नशे वाली चीजें होगी, शराब के अंदर ऐसे आ गई। और द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करना पित्त दोष को बढ़ाता है। और इसमें कुछ रंग भी आते हैं, जैसे जो
रेड कलर की तरफ जाने वाली चीजें होती हैं, जैसे मादक जो होते हैं, मादक पदार्थ होते हैं, उनका कलर थोड़ा ऑरेंज सा होता है, ऑरेंज टाइप सा, रेडी रेडी सा कलर होता है। तो ये सारे के सारे पित्त को बढ़ाने वाले, ये सब हीट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर जाने के बाद। तो ठंडे एरिया में लोग ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, पहाड़ों में ज्यादा शराब का सेवन, वहाँ के लोकल लोग ज्यादा सेवन करते हैं, वहाँ की औरतें भी सेवन करती हैं, तो इसीलिए करते हैं शरीर को गर्म रखने के लिए। ठीक है जी। जैसे केसर भी सर, अगर हम शराब ना देखें तो केसर भी तो आएगा। आता है जी, वो तो सबकी चॉइस होती है। ऐसे तो लोग नॉनवेज भी नहीं यूज करते हैं, सर वेजिटेरियन भी जितने वहाँ भी पे बहुत है। नहीं नहीं सर नहीं, हम जितने भी सॉरी, नहीं नहीं ठंडे सर। प्रदेश होते हैं ना सर, उसका ज्यादा सेवन करते हैं ये शराब का, क्योंकि उसको ठंडी है, विदेशों में ज्यादा जैसे ठंडे ठंडे प्रदेश है उसमें होते हैं यूज होते हैं। नहीं, केसर का मेरा भी तो पॉइंट वही ये है नहीं जी, था। कलर। हाँ हाँ, मैं समझ गया आपका हाँ जी। पॉइंट पारिका जी। हाँ, उसका भी तो काम वही होता है ना, जी जी, वो तभी ताकत पूछा मैंने कि देता। केसर भी मादक में हाँ, आएगा, क्योंकि नशा नहीं है, ये नशा नहीं है, इसलिए पूछा। नहीं, हाँ, मादक नहीं है पदार्थ, लेकिन वो भी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करता है। जी, जैसे कॉफी हो गई, चाय हो गई, और ये हाँ क्या नाम, सॉरी, केसर हो गया। हाँ, इस तरह ये के सब। पदार्थ जो होते हैं। हाँ, ये सब पित्त को बढ़ाने वाले हैं, गर्मी बढ़ाने वाले हैं शरीर के अंदर। ओके, पर ये सूखी मादक सब्जियों के नहीं सेवन से। कहलाएगा। नहीं, केसर मादक नहीं कहलाएगा। अब उसमें मादक आ सिर्फ जाएगा और ना, सिर्फ देखो वही आगे है पढ़ो। जो नशे वाली। ओके। हाँ, अब देखो, सूखी सब्जियां खाने से, सूखे फ्रूट्स खाने से, अब आपके ड्राई फ्रूट सूखे में आ गया। अब आप बादाम खा के देख लो सूखे, आपका पित्त बढ़ जाएगा जी। जी। अखरोट खा के देख लो, आपका पित्त बढ़ जाएगा। जो हमारे ये चेस्ट रीजन के बीच में जो बोन होती है, क्या नाम होता है इसका? स्टर्नम। 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 स्टर्नम के नीचे आपको देखना एकदम से भारीपन सा आ जाएगा, सांस आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा डायफ्राम है ना, उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है फूलने में। सूखे ड्राई फ्रूट्स ये सब इसी के अंदर आ जाएगा, जो पारिका जी आप बोल रहे हैं ना। तो ड्राई जी फ्रूट्स जी। खाने से, सूखी सब्जियां खाने से ये पित्त बढ़ जाएगा, एसिड बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। क्षार, ओके। क्षार मतलब एसिडिक पदार्थों का ज्यादा, अम्लीय पदार्थों का ज्यादा सेवन करने से, जैसे संतरा हो गया, किन्नू हो गया, मौसमी हो गया, नींबू हो गया, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, उनका सेवन करने से पित्त बढ़ता है। ये हो गया इसका कारण। अब निवारण भी इसी में से निकलेगा कि इन चीजों को बंद कर दो, जो जो है इसकी उल्टी चीजें खा लो, उनसे ठीक हो जाए। अब आप एसिडिक चीजें खा रहे हो, तो एसिडिक चीजों को खाना बंद कर दो, तो अपने आप आपका एसिड कम हो जाएगा बॉडी के अंदर। समझ में आ गया जी? जी सर, एक जी चीज और सर। थी, जैसे कि हम ड्राई ज्यादा चीजें खा रहे हैं, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया या ऐसी गर्म चीजें हम खा रहे हाँ हैं, तो इसके अंदर अगर पानी का जी। सेवन या इस तरह की चीजें साथ में रखेंगे तो ये बैलेंस हो जाना शुरू हो जाएगा। पानी की चीजें कैसे ले लोगे आप चिकनी चीजों के इनको साथ? भिगा सर, कर खाना चाहिए सर, हाँ ड्राई हाँ फ्रूट्स को जी, भिगो भिगा के के हो खाना। गया, हाँ जी। चिकनी ऑयली चीजों के साथ आप पानी पी नहीं सकते, फिर आपको खांसी होगी, गला बैठ जाएगा। नहीं, जैसे अगर बादाम समझे है ना? तो दूध हो गया। जैसे बादाम है तो दूध हो गया। और अगर कुछ हाँ, गर्म ऐसा खाए तो, वैसे नॉर्मल डे में अगर पानी की डाइट ज्यादा अच्छी रखी जाए तो। ठंडा दूध आप पी नहीं सकते, दूध गर्म पियेंगे वो और गर्म हो गया। देखनी है इसमें लिख रखा जी, गर्म विदाही, वो सब पित्त को बढ़ाने ओके। वाली चीजों की तरफ जाएंगे फिर आप। अधिक धूप का सेवन करने से, अधिक अग्नि का सेवन करने से, अधिक मैथुन करने से, अनियमित रूप से भोजन करने से, ये आप सभी में लिख सकते हो। क्रोध आ गया, भय आ गया, निराशा के विचार भी शरीर में पित्त दोष को प्रभावित करते हैं। ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं, पित्त प्रकोप के लक्षण क्या, इसके सिम्टम होते हैं बॉडी के अंदर, चेंज क्या आते हैं? थकावट महसूस होगी आदमी को, अधिक पसीना आएगा, बल व नींद की कमी आएगी। नींद तो वैसे ही कमी हो जाती है एसिड में, पित्त वालों की और वात वालों की, क्योंकि नींद का जो मेन दोष है वो कफ होता है हमारा। शरीर में जलन होती है, तापमान की अधिकता होती है, त्वचा के रंग पहले की अपेक्षा गाढ़ा हो जाना। बता था ना पीछे, त्वचा में वो जब बढ़ता है तो उससे हमारा रंग, वो जो आया था हमारा, रंग में बदलाव आता है। पीछे पढ़ा था ना हमने। जी सर, आपने कहा था गोरा होता है अगर ये बढ़ता है तो। हाँ, मेधा बुद्धि आ गई, आ गया। त्वचा आदि वर्ण को वर्ण प्रदान करता है। और जब पित्त बढ़ता है तो उसमें फिर स्किन गाढ़ापन आ जाता है स्किन के अंदर।
अंगों से दुर्गंध आने लग जाती है, क्योंकि पसीना ज्यादा आता है उस आदमी को, पसीने से स्मेल आती है। फिर चिपचिपाहट होती है। चिपचिपाहट जनरली भी आती है, वैसे भी देखो, मुंह हो गया, गला आदि का पकना, ये गले का बैठना हो गया, मुंह में छाले होना। या आप लोगों ने देखा होगा जब डॉक्टर बोलता है कि दही ज्यादा खाओ, केला खाओ, और पित्ती उछलना होगा, स्किन प्रॉब्लम सारी इसी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो जब हमारा एसिडिक बढ़ता तो ये चीजें होती है, पेट में गर्मी बढ़ेगी तो मुंह में छाले होते ही होते हैं। और उसमें फिर ओबिकासूल के कैप्सूल देते वगैरह वगैरह देते, ताकि पेट के अंदर ठंडक रहे। और बोलते चाय बंद कर दो, कुछ दिन गर्म चीजें मत खाना। उनका कहने का मतलब ये होता है कि गर्म तासीर वाली चीजें मत खाना, जिनका गुण धर्म स्वभाव जो है वो गर्म हो, वो चीजें मत खाना। ठीक है जी। गले का पकना, गले में टॉन्सिल होते हैं, गले में वो हो जाते हैं ना, घाव से हो जाते हैं, आदि का पकना, ये उसी के अंदर होता है। जब पित्त बढ़ता है तब होते हैं। क्रोध बढ़ता है उस आदमी को, चिड़चिड़ापन होता है, मूर्छा होती है, चक्कर आना होता है। जब पेट के अंदर ज्यादा एसिड बढ़ता है तो चक्कर आते हैं, जरा सा कुछ, थोड़ा सा भी कुछ मेहनत का काम करते हैं तो चक्कर आने लगते, ब्लैकआउट होता है उसको। नेत्रों, आंखों की समस्याएं होती है, ये तो आपने पढ़ा ही था। आंखों की दिक्कत होती है ना एसिड बढ़ने से। कौन सा पित्त बताया था? जी सर। आलोचक। आलोचक पित्त बढ़ने से नेत्र में दिक्कत, प्रॉब्लम होती है। नाखून की समस्या होगी, स्किन की प्रॉब्लम आदि का पीलापन पित्त प्रकोप का विशेष लक्षण है। ये देखो, पित्त के बढ़ने से ही पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, और उसमें लीवर काम करना बंद कर देते हैं, या लीवर के कम काम करने की वजह से पीलिया बढ़ता है, पीलिया होता है। मुंह का कड़वापन और खट्टा स्वाद एवं शीत आहार विहार की इच्छा भी पित्त की अधिकता के सूचक होते हैं। जिस आदमी का पित्त ज्यादा बढ़ता है तो वो जैसे बाहर से कहीं से तो आते ही ये सोचता है कि बिल्कुल मैं इसी के आगे खड़ा हो जाऊं, बिल्कुल चिल्ड से चिल्ड आइस क्यूब डाल के पानी पी लूं। तो वो उसकी इच्छा शक्ति जो होती है ना, वो शीत फूड, मतलब शीत आहार की तरफ होती है, कि ठंडे से ठंडा खाना मिल जाए, ठंडा ही पीने को मिल जाए, ठंडा ही मेरे को रूम मिल जाए, सारा सब कुछ, क्योंकि अंदर से उसके गर्मी ही इतनी है बॉडी के अंदर। आप पढ़ते हैं उसको शांत करने के उपाय क्या हैं। प्रकोपित पित्त को शांत करने के लिए विरेचन क्रिया सबसे सर्वश्रेष्ठ है। विरेचन क्रिया क्या होती है, कोई बताएगा? और आपने बताया था अब औषधियों द्वारा संग प्रक्षालन। दवाइयों से जो ये हरड़ वगैरह से जो होती है। आयुर्वेद में पंचकर्म बोलते हैं, आपको किसी को पता है पंचकर्म किसको कहते हैं जी? वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोशन। किसने बताया जी पांचों? सर मैंने बताया। मैंने बताया जी। संध्या जी सीक्वेंस याद करो दोबारा से, देखो याद तो आपने करना ही है और आपने कर भी लिया, बस सीक्वेंस और कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। और कोई बताएगा जी? बताया आपने, अच्छा संध्या जी, कुछ आगे पीछे हो गया। सीक्वेंस में कौन बताएगा जी? सर स्वेदन, वमन, विरेचन, और लास्ट में था वो वाला जो एक था लीच थेरेपी होती है उसके अंदर। स्वेदन तो आएगा ही नहीं जी कहीं भी। स्वेदन कहाँ से स्वेदन पकड़? सेटिंग फर्स्ट में आ रहा है जो। वो पूर्व कर्म रहते हैं पंचकर्म से पहले। वो तो पूर्व और पूर्व अच्छा। पश्चात कर्म होते हैं जी, वो नहीं होते इसके अंदर। सर वमन, पहला विरेचन, नश, रक्तमोक्षण और बस्ती। नहीं, कलेश्वरी जी, पहले होता है वमन, इसका भी सीक्वेंस आता है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। हाँ वमन, हाँ, आपने गड़बड़ कर विरेचन, दी। हाँ पहले वमन, विरेचन, नश, रक्तमोक्षण, फिर लास्ट में बस्ती होती है। हाँ जी, वो आपने गलत बता दिया जी। पहले वमन होता है, फिर विरेचन होता है, फिर बस्ती होता है, फिर रक्त मोशनम होता है, और फिर नश्य होता है। वमन के अंदर सभी को पता है ना क्या होता है? वोमिटिंग। कफ दोष दूर होते। वमन के अंदर कुंजल क्रिया करते हैं, उससे पित्त भी कम होता है, उससे कफ भी कम होता है। कई बार एसिडिक निकलता है उससे, कई बार जिसको कफ बढ़ा तो उसको कफ भी निकलता है। विरेचन से हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो ठीक होता है हमारा। अब पित्त बढ़ा हुआ है तो उसमें हमें वो देखनी चाहिए जो ठंडी औषधियां हो, जिनका गुण ठंडा हो, उन औषधियों का पानी तैयार करके या उन औषधियों का काढ़ा तैयार करके वो आदमी को पिलाते हैं, और उससे उसका डाइजेस्टिव ट्रैक ठीक होता है। जैसे सौंफ होती है, जैसे धनिया होता है। अब उसी आदमी को अगर कफ बढ़ा हुआ है तो उसमें हम गर्म औषधियों का काढ़ा बना के उसका
रस बना के, उसका पानी बना के, जो भी करके दें, तो हमने औषधि के रूप में वो चीजें दे दी हैं जिनसे उसकी तासीर, उन जो औषधियों की तासीर गर्म हो वो देनी होती है। जैसे अजवाइन हो गया, जैसे मेथी हो गया, ठीक है ना। आगे होता है बस्ती। बस्ती को बताएंगे कोई? बस्ती क्या होता है? एनिमा। सर वस्ती एनीमा। 2 प्रकार की होती है। हाँ, एक इंटरनल बस्ती होता है और एक्सटर्नल बस्ती। जी, जल बस्ती, स्थल बस्ती आपने पढ़ी होंगी घेरण संहिता में, हट प्रदीपिका में। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की उसको क्लीन करती है। आगे होता है रक्त मोशन। रक्त मोशन के अंदर क्या होता है, कोई बताएगा? सर लीड श्रृंगी। लीच थेरेपी। लीड थेरेपी। लीज थेरेपी का क्या काम होता है जी? खून को इम्प्योर चूसना, ब्लड जो को, दूषित रक्त को बाहर निकालने के लिए। किस बीमारी में सबसे ज्यादा यूज होती है ये? वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम रहती है जिन लोगों को। जी। वेरिकोज भी, अगर आप जहाँ कोई, कहीं भी अगर कहीं नसें दबी हुई हैं, सॉरी, कहीं हाँ, पे भी दर्द क्लोट्स बहुत बन ज्यादा जाते है वहाँ हैं, पे। तो हाँ, क्लोट बनने से वो खून जो रुक जाता है, गाढ़ा खून हो जाता है, उसको, गंदे खून को ये चूस लेती हैं, और फिर इनको शायद हल्दी, हल्दी के पानी में छोड़ा जाता है, उससे एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव होने से फिर ये उसको वहां पे लगाया जाता है, फिर ये उसको एब्जॉर्ब करती हैं ब्लड को, जो इम्प्योरीफाई ब्लड होता है या जो वेस्ट ब्लड होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। बाद में इनको फिर ऐसे ही कुछ दिया जाता है जिससे ये रिलीज कर देती है उस ब्लड को, और फिर से इनको कुछ ऐसे ही हल्दी के पानी में छोड़ा जाता है ताकि फिर से इनको भूख लग जाए और फिर से ये अपने काम करने के लिए रेडी हो जाए। आपने देखा हो तो, कोई रूरल एरिया से हो तो, तालाब के अंदर जब गाय भैंस जाते तो कई बार ये ऐसी नस्ल की होती है, वो अलग होती है, तो वो बॉडी से चिपक के आ जाती है गाय भैंस की, बट सर और वो उसमें भी ब्लड नमक, को, बट उसमें नमक डालने से सर उसमें ब्लड निकलना शुरू हो जाता था सर, ऐसा। हाँ, तो उसको, वो कई बार तालाब से जैसे पशु बाहर आते तो वो साथ में चिपक के आ जाते और वो ब्लड को ही इनटेक करती थी। तो खैर वो अलग चीज है, वो है तो उसी प्रजाति की, पर ये अलग प्रजाति उन्हीं की। आगे होता है और नस्य। डॉग, नस्य मतलब आप सर, नेजल ड्रॉप। ये हाँ जी। ये तो डॉग्स पे भी होते हैं, इसे डिक्स कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज होती है जी, वो अलग है, ओके। वो अलग चीज है। आप इसको सर्च करेंगे ना रक्त मोशन में, इसकी शेप आ जाएगी, तो ऐसी ऐसी शेप की और भी होती हैं, वो अलग अलग प्रजाति की होती है। जैसे ठीक डॉग की अलग अलग ब्रीड है, ऐसे इनकी ब्रीड होती है अलग अलग, तो उसके है जी। अंदर आती है। हाँ जी। तो ये हमारे आयुर्वेद के 5 साधन है। षड शोधन का तो पता ही होगा आपको। षटक्रम। षटकर्म का, धोती हाँ षटकर्म का बस्ती। सभी को पता ना। हाँ सर, धोती हम्म। बस्ती नेति नौली तराट और कपाल भाती। सर लास्ट में क्या एक बताया जगह सर, रक्त मोशन के बाद सर? रक्त मोशन के नस्य। बाद होता है जी नश्य नस्य। होता है। उसमें जैसे बादाम रोगन तेल डालते हैं, नाक से जो भी इनटेक करते हैं औषधियों को, जैसे षडबिंदु तेल हो गया, और अणु तेल हो गया, बादाम रोगन तेल हो गया, और नाक लीची से जो स्मृति। इनहेल करके जो औषधियां दी जाती हैं, उनको हम नस्य के अंदर डालते हैं। ठीक है जी। जी सर। हाँ, तो सबसे पहले पित्त को शांत करने का जो पहला उपाय है वो है कि उसको विरेचन दें। विरेचन देने से उसका जो पित्त है, वो उसका पित्त सारा का सारा बॉडी से बाहर हो जाएगा। और फिर आता है घृतपान, भी पित्त के प्रकोप को शांत करता है। आप देखना जिसको स्किन प्रॉब्लम ज्यादा होती है या पित्त उछलती है, जिस टाइम पे पित्ती उछलना बोलते हैं उसको, इंग्लिश में तो मेरे को पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कि आप घी के 1 चम्मच 2 चम्मच पी लो, उससे शांत हो जाएगी आपकी ये। और घी ऐसी चीज है, आप इसको सर्दियों में खाएंगे तो ये बॉडी को गर्म करता है, और गर्मियों में खाएंगे तो यहाँ ना पित्त बर्ड को शांत करता है। और अगर उसकी तासीर गर्म हो तो गर्मियों में शांत करता है वो, और सर्दियों में ये बॉडी को गर्म हीट देता है। अकेला घी ऐसी चीज है जिसमें दोनों गुण होते हैं, बशर्ते उसको आपने रो फॉर्म में ऐसे कैसे मेल्ट करके खाना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसको डीप फ्राई करके उससे बनी हुई कुछ चीज खाएं। ये नहीं होता। आप उसको सब्जी में डाल के ले सकते हैं, दूध में डाल के ले सकते हैं, वगैरह वगैरह, लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं आप उसको। ठीक है, सर और एक ये वो तो जरूरी बता भी दिए होता सर, है। ठंडी में तो ऐसा गुनियर पी खाना गर्म करते हैं, और क्या बताएं दूसरा सर, घी का तासीर? घी की तासीर जो होती है वो गर्मियों में अगर आप घी लेते हैं तो बॉडी को ठंडक पैदा करता है।
और अगर सर्दियों में लेते हैं तो बॉडी को गर्मी पैदा करता है। ये घी का केले का दोनों गुण होते हैं इसके अंदर। शर्त ये होती है आप उसको रो फॉर्म में ही खाएं, मतलब ऐसा नहीं कि उसको आप बिल्कुल वो जो पत्थर टाइप होता है उसको ना खाएं, मेल्ट करके खाएं, जैसे आप गर्म सब्जी में डाल के खा सकते हैं। घी को खाने का तरीका यही है, आप घी जब भी खाएं तो जिस भी चीज के कांटेक्ट में आए वो उसको ना वो खुद जले और ना उसको जलाए, तभी घी का फायदा है खाने का। घी के अंदर ओमेगा 3 होता है। जी सर, इसलिए ठीक जो है, हम सब्जी होती है, जैसे हम दाल हो पराठे गई। का, जी। हाँ दाल, उस दाल बनी उसको आप जब भी आप किसी भी बर्तन में लेंगे तो उसमें आप डाल के घी को खाइए, दलिए में डाल के खाइए। जैसे उसमें होते हैं ना शंकर सालन क्रिया, उसके बाद खिचड़ी में डाल के देते हैं, उसमें घी बहुत ज्यादा होता है, देते हैं ना, सर। तो वो जी इसीलिए सर। देते हैं कि म्यूकस पैदा हो जाए, उससे कफ बढ़ता है। सर, इसमें एक चीज और भी होती है, जैसे आपने कहा ना, थोड़ा रॉ फॉर्म में मीन्स हल्का सा मेल्ट करके, जला के नहीं, हाँ हल्का हल्का सा सा मेल्ट, मेल्ट हाँ करके। जला के ना, हल्का। जी। तो आप गर्म तो सब्जी में डालेंगे, गर्म दूध में डालेंगे तो वो मेल्ट हो ही जाता है, बस इतना ही गर्म चाहिए हमें। और अगर जी, वो और जल जो गया या उसके जिसके कांटेक्ट में आया उसको भी जला दिया, वो फिर वो घी नहीं रहा आपके लिए। वो तो फिर अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर, सॉरी, सैचुरेटेड फैट्स हाँ के अंदर चला जाता है, इसलिए सैचुरेटेड तो फैट में आ निकलता ही जाता है नहीं वो। है। जी। जी जी। और अगर हम जो लोग, जैसा ये आज के टाइम में एक फैशन है कि ऑलिव ऑयल डाल के हम लोग सैलेड लेते हैं, सैलेड, पानी वाला सैलेड कम लेके, जैसे वेजिटेबल सैलेड जो आज के टाइम में अब सर्दियों में शुरू होगा, हम्म गाजर वाला, इस पे अगर घी की हम्म। गार्निशिंग करी जाए, तो वही हल्का सा मेल्ट करके वैसे वाली गार्निश करके खाया जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। आगे देखो, स्निग्ध, स्निग्ध मतलब चीटनी। स्निग्ध व सौम्य पदार्थों के सेवन करने से, घृत कुमारी का रस, अंकुरित अन्न, सलाद, दलिया आदि के सेवन से पित्त प्रकोप को शांत करता है। आगे पढ़ते हैं, पित्त के भेद कौन से इसके भेद हैं, कौन सा स्थान है और क्या कार्य है इसका, ये पढ़ते हैं। और क्या अगर पित्त बढ़ जाता है या घट जाता है तो उससे होने वाले रोग कौन से हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं सारे। जो हमारा पाचक पित्त होता है उसका स्थान होता है हमारा अमाशय का अधोभाग और पक्वाशय का मध्य भाग। ये हमारा स्टमक का हाफ पार्ट हो गया और ये ड्यूडिनम का हाफ पार्ट हो गया। ठीक है, इसका सामान्य कारण होता है भक्ष्य, भोजन को पचाना, भोज्य, लेह व पेय पदार्थों का सेवन करना, क्षार भाग व कीट भाग का पृथक्करण करना। हम जो भी इंटेक करते हैं भोजन, फूड का, उसके दो भाग बनते हैं। एक होता है सार भाग, जो बॉडी को चाहिए, ठीक है, उसको रस बोलते हैं। जब भी आप आगे सब धातु पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले यही धातु होती है, रस। और फिर दूसरा भाग जो होता है वो होता है कीट भाग, उसको हम मलमूत्र भाग का भी बोलते हैं। तो खाने से दो भाग बटते हैं, उसको बॉडी ये इसके अंदर ये स्टमक का और ड्यूडेनम ये मिलके उसको दो भागों में बांटते। एक भाग बन जाता है हमारा जो बॉडी को चाहिए वो, उसको सार भाग बोलते हैं। और दूसरा भाग वो जो मलमूत्र में तैयार हो जाता है उसको हम कीट भाग बोलते हैं। जो कीट आगे जाके इस कीट भाग से फिर आगे फिर इसमें से दो भाग बन जाते हैं, एक फिर बॉडी को चाहने वाला, फिर एक सार भाग बन जाता है, वो फिर आगे चलता है। तो इसको आप ध्यान से नोट कर लेंगे, सार भाग किसको बोलते हैं और कीट भाग किसको बोलते हैं। जो भी हम फूड का इंटेक करते हैं उसके दो भाग बनते हैं, जो बॉडी का चाहिए, जो न्यूट्रिशन होते हैं उसको सार भाग बोलते हैं, और जो हमारे लिए वेस्ट होता है उसको मल मूत्र भाग बोलते हैं, कीट भाग बोलते हैं। ठीक है जी। अपने स्थान पर ही स्थित रहकर शेष चार पित्त स्थानों का व समग्र शरीर का गर्मी द्वारा पोषण करना, क्षुधा व पिपासा का की अनुभूति करना। जो हमारी ये चार पित्त और बच गए ना, शेष चार पित्तों का स्थानों व समग्र शरीर, पूरे शरीर की गर्मी को द्वारा शरीर की गर्मी द्वारा पोषण करना, और शुद्ध भूख हो गया, व पिपासा की अनुभूति कराना, भूख प्यास की अनुभूति कराना। ये काम होता है पाचक पित्त का। अगर ये प्रकोपित होता है तो अब हमने देखा कि इससे हमारा खाना पचता है, उससे रस भाग अलग होता है, कीट भाग अलग होता है। तो अगर ये बढ़ता है या घटता है तो इससे हमारी यही प्रॉब्लम होगी, खाना पचेगा नहीं, नहीं पचेगा तो उसमें रस भाग नहीं निकलेगा, कीट भाग नहीं निकलेगा, या कीट भाग ज्यादा निकलेगा, रस भाग है वो भी कीट में कन्वर्ट होकर चला जाएगा, और जिससे बॉडी ग्रोथ नहीं करती। आपने देखा होगा ना, कोई ऐसे बोलते हैं कि ये हमारे परिवार में ये तो ऐसा, इसको तो चाहे कितना ही घी खिला दो ये ऐसा कैसा रहता है, बिल्कुल सिंगल हड्डी। तो उसका क्षार भाग जो होता है वो नहीं बन पाता, उसका कीट भाग ज्यादा बनता है, और ये पाचक पित्त के कारण होता है। इनको भूख भी ज्यादा लगती है क्योंकि बॉडी के अंदर गर्मी इतनी होती है, वो
जो आम आदमी को जो खाना पचना चाहिए 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में, उसको 2-2.5 घंटे में पच जाता है, उसको फिर से भूख लगती है। हम जब भी देखते हैं वो खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। तो इससे देखो अजीर्ण, अपच, ये दोनों बीमारियां होती हैं। आगे होता है रंजक पित्त। रंजक सर पित्त हमारा लीवर में होता है जी। सर ये पहले वाले में जो था ये लाइन नहीं क्लियर हुई मुझे। पित्त स्थानों व समग्र शरीर का गर्मी द्वारा पोषण। समर शरीर का, पूरी बॉडी का गर्मी के द्वारा पोषण करना, भूख लगाना, प्यास लगाना, इसकी अनुभूति कराना, ये पित्त, ये पाचक पित्त का काम होता है। ओके शेष 4 पित्त जो नीचे रहेगा ना, रंजक, साधक, आलोचक और भ्रांजक, इन पित्तों का भी जो इनके भी काम करता है फिर ये पाचक पित्त। ओके ठीक है जी। आगे आ गया रंजक पित्त। रंजक पित्त होता है हमारा लीवर में और स्प्लीन में, और थोड़ा बहुत अन्य मतानुसार थोड़ा बहुत आमाशय के अंदर भी होता है, जैसे कि आमाशय ऊपर हमने पढ़ ही लिया। तो रस धातु का रंजन करके उससे रक्त वर्ण प्रदान करना। जब आप सप्त धातु पढ़ेंगे तब आपको ये डाउट क्लियर हो जाए। ये ऐसे हमने जो खाना खाया उससे आगे स्टमक के अंदर जो एक दही टाइप का पेस्ट बनता है, फिर उससे रस निकलता है सारा का सारा, वो न्यूट्रिशन आगे, उस रस से ही रक्त निकलता है, फिर उस रक्त से ही मांस बनता है, उस मांस से ही मांस की फिर वो जो गांठें बनती है वो बनती है, मेद बोलते हैं जिसको। ऐसे करके 7 धातुएं बनती है, वो आगे आप पढ़ेंगे। तो रस धातु का रंजन करके उससे रक्त वर्ण प्रदान करना है। अब इससे हम समझ सकते हैं अगर हमारा ये रंजक पित्त बढ़ जाता है या घट जाता है तो हमारा या तो रस धातु नहीं बनेगी, या रस से फिर रक्त नहीं बनेगा, और रक्त नहीं बनेगा तो रक्त से फिर मांस भी नहीं बनेगा, मांस से हड्डी भी नहीं बनेगी, आगे वीर्य धातु होती है सबसे आखिरी में, वो भी नहीं बनेगी। तो ये सारा पूरा ही बेस जो हमारा बॉडी का सारा गड़बड़ा जाता है। अर्थात रस का रक्त में परिवर्तित करना ये काम होता है। अगर ये बढ़ जाता तो ये नहीं कर पाएगा, तो रक्त अल्पता, रक्त की कमी हो जाती है, और पीलिया हो जाता है, आदि रोग हो जाते हैं। ये आ गया ना, ब्लड की कमी हो जाती है उसके अंदर। आगे आता है हमारा साधक पित्त। साधक पित्त हमें साधक हृदय के अंदर होता है। साधक मतलब हमें साधना की तरफ ले जाने वाला, तो ये हृदय में होता है, और इसको कहीं जगह मस्तिष्क भी लिखा होता है, मस्तिष्क के अंदर भी होता है। तो आप इसको, वो इसमें लिखा हुआ नहीं, आप वो भी लिख लेंगे। हृदय के आवरक कफ व तमस को दूर कर मन को स्वच्छ करना, बुद्धि देना, मेधा बुद्धि देना, अभिमान आदि द्वारा मन के इच्छित विषयों का ध्यान करना, स्मृति करना, ये हमारा सारा माइंड से रिलेटेड आ गया, हृदय से रिलेटेड आ गया। जो हृदय की आवाज निकलती है, ऐसे बोलते हैं ना कि सुनो सबकी, करो अपने मन, जो आपके अंतरात्मा मानते, और जो हृदय से आवाज निकलती है वो सही सच्ची होती है। तो अगर ये बढ़ता है या घटता तो इसकी वजह से फिर वही है, यही होते हैं, गुस्सा आएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, ठीक है, मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, भय, डरने लग जाएगा आदमी, क्रोध होएगा, लालच बढ़ेगा। इसमें लिखा ना, अभिमान द्वारा मन के इच्छित विषयों का ध्यान करना। अब ये ध्यान गड़बड़ा जाएगा तो अभिमान बढ़ जाएगा, तो उसमें अंदर मोह पैदा होगा आदि। आगे आता है जी आलोचक पित्त। आलोचक पित्त हमारा नेत्र के अंदर होता है, रूप का ग्रहण करना अथवा दर्शन करना। रूप मतलब किसी भी चीज को जांचना आंख के द्वारा, सेंसिंग ऑर्गन, और तो इसमें होता है हमारा दृष्टि विकार होता है। अगर रूप का ग्रहण करना अथवा दर्शन करना हम आंख सही से नहीं देख पाएगी तो दृष्टि विकार हो जाएंगे उसको। आगे होता है जी भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त होता है त्वचा के अंदर, ठीक है, त्वचा को चमक देना, रंग प्रदान करना, शरीर की स्वाभाविक ऊष्मा बनाए रखना, अभ्यंग, मालिश, लेप, स्नान आदि में प्रयुक्त स्नेहन आदि पदार्थों का पाचन कर शरीर में उनका प्रभाव पहुंचाना। मैंने बताया था ना, जैसे मालिश करते हैं तो मालिश से जो हमने जो भी ऑयली मसाज करी या स्टीम लेते हैं, जो भी हम एक्सटर्नल जो भी हम वर्क करते हैं बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, तो उससे जो, जैसे तेल से मालिश करते हैं तो तेल को एब्जॉर्ब करके, और ये देखो लिख रखा है ना, स्नेह प्रयुक्त पदार्थों का सेवन कर शरीर में उनका प्रभाव पहुंचाना, उस ऑर्गन तक लेके, उन टिश्यू तक लेके जाता है, ताकि वो उनमें मूवमेंट आए, फ्लेक्सिबिलिटी आए, और हम आगे के लिए काम करने के लिए रेडी हो जाए, प्रेरित हो जाए। तो भ्राजक पित्त का काम होता है। तो इससे अगर ये बढ़ जाता है या घट जाता है तो देखो इससे अन्य चर्म रोग और श्वेत कुष्ठ हो जाता है, स्किन खुश्क हो जाती है हमारी, ड्राई स्किन हो जाती है। आगे पढ़ते हैं जी कफ को। कफ को श्लेष्मा भी बोलते हैं, म्यूकस भी बोलते हैं, चिकनापन होता है उसको, जितना भी बॉडी के अंदर चिकनापन होता है उसको सारा वो कफ के अंदर कन्वर्ट होता है।
चाहे वो सलाइवा हो हमारा, चाहे वो नाक से निकलना वाला मैल हो, और भी बॉडी के जहाँ भी हमारा वो होता है ना, क्या वो फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर, वो सारा कफ के अंदर आता है। केन जलेन फलती निष्पदते इति कफ है, अर्थात जो जल से उत्पन्न होता है उसे कफ कहते हैं। कफ का ही दूसरा नाम श्लेष्मा है। 315 श्लिष्यति हो इति, गए। अच्छा जी, बंद कर दें? सर ये वाला कंप्लीट कर दो प्लीज। ठीक है जी। श्लिष्यति इति श्लेष्मा, अर्थात जो संयोग करता है या संश्लेषण करता है वह श्लेष्मा कहलाता है। ये मतलब जो पैदा करता है, जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण लेकर फ्रूट का पैदा करते हैं, फ्लावर आता है, फ्लावर से फ्रूट आता है, तो ये जो जो कुछ तैयार करता है नया, उसको श्लेष्मा बोलते हैं, उसको कफ बोलते हैं। कफ शरीर का पोषण करता है, शरीर को चिकनाहट पैदा करता है, आर्द्रता आर्द्रता होता है गीलापन, शरीर को गीलापन देता है। संधियों को आपस में मिलाने का काम भी कफ का ही होता है। कल हमने पढ़ा था ना, बॉडी के अंदर जो दो बोन्स के बीच में जो, जॉइंट्स, हाँ, साइनोवियल। साइनोवियल फ्लूइड होता है ना बॉडी का, बोन्स कोई भी जहां भी ज्वाइंट्स होता है वहां पे बीच में, तो ये आ गया ना, जी संधियों को आपस में मिलाने का काम भी कफ का होता है। और जब वात बढ़ता है तो कफ कम हो जाता है, और ये कफ कम होने से फ्लूइड कम हो जाता है, और फिर हड्डियों से कट कट की चू चू की आवाज आती है। शरीर की वृद्धि करता है, ये सबसे मेन पॉइंट है। कोई तीनों दोषों में कोई दोष शरीर की ग्रोथ नहीं करता, या अकेला ग्रोथ करता, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। शरीर में काम शक्ति की वृद्धि होती है, वो कफ की वजह से होती है। बल की अधिकता होती है, वो कफ की वजह होती है। शरीर में उत्साह बढ़ता है, वो कफ से बढ़ता है। ये आपको पित्त में भी पढ़ने में आया होगा, पर पित्त में क्या होता है, वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाता है, वो कर कुछ नहीं सकता, बस वो थोड़ी देर बोल बाल के वो रह लेता है। इसमें उत्साह बढ़ता है, लेकिन ये स्टेबल रहता है। आगे और भी पढ़ेंगे, इसमें आप समझ जाएंगे। शरीर के घाव जल्दी बढ़ते हैं, इनकी इम्यूनिटी ज्यादा बूस्ट होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है इनकी। शरीर में मानसिक और शारीरिक अक्षमता अधिक होती है बजाय वात के और पित्त के। हालांकि पित्त में ज्यादा होती है, लेकिन इसमें कफ में आलस होता है। अगर ये आलस कफ पे काबू कर ले, ये खाली कफ की बात है, इसके साथ अगर वात और कफ बन जाता है या पित्त और कफ बन जाता है तब गड़बड़ होती है। नहीं तो शरीर में मानसिक और शारीरिक अक्षमता जिनमें कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है। कफ प्रकृति वाला व्यक्ति क्षमा करने वाला होता है। ये आ गया ना, देखो इनमें उत्साह बढ़ता है, लेकिन ये ओवर एक्साइटेड होके चोट ये ओवर एक्साइटेड होके कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं। पर ये लोग क्षमावान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, ज्ञान होता है इनको, और विवेक गलत सही तर्क के आधार पर ये कार्य करते हैं। मानसिक स्थिरता होती है, मेंटलिटी इनकी स्टेबल होती है, आदि सभी कार्य कफ के अधीन होते हैं। वात की रुक्षता एवं पित्त की गर्मी बढ़ जाए तो कफ से ही स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है। अब हम ऐसे देखें, किसी व्यक्ति को वात की भी कोई दिक्कत है और पित्त की भी दिक्कत है। अब उसको अगर गर्म चीज दें हम तो उसका पित्त बढ़ जाएगा, उसको ठंडी दें तो उसका वात बढ़ जाएगा। तो उसके बीच में फिर हम उसको कुछ नहीं देंगे, उसको वो चीजें देंगे जिससे कफ बढ़े। वात की रुक्षता एवं पित्त की गर्मी बढ़ जाए तो उसको कफ से ही स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है। नींद का प्रमुख कारण जो होता है वो कफ की उपस्थिति तमोभाव से ही होती है। तमोभाव के कारण जब शरीर के अंदर तमोभाव बढ़ जाता है तो कफ बढ़ जाता है और उससे नींद ज्यादा अच्छी आती है। और जो वात और पित्त और कफ होते हैं, इनमें से सबसे अच्छी प्रकृति के लोग कफ प्रकृति के लोग होते हैं। हालांकि नींद सबको आती है, तमोभाव सबके अंदर होता है, पर इनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा होता है। और जब इनके अंदर भी बढ़ जाता है फिर वो दोष हो जाता है, और दोष होने के कारण फिर ये ज्यादा सोते हैं, और फिर वो आदमी मेद की तरफ, मोटापे की तरफ चला जाता है। क्योंकि आपको पता है मोटापे का कारण एक है दिन में सोना, कफ का बढ़ना, ठीक है, तमोभाव का बढ़ना, ये सब इसी के अंदर आता है। आज इतना ही करें, ये और 5-7 मिनट हैं। जी जी सर, इतना ही रखते हैं आज प्लीज, क्योंकि अभी ठीक आगे है। का टाइम भी हो गया है। सर एक क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा कफ हमारी हर फ्लूइड के अंदर होता है, जैसे हमारा CSF है,
जो हमारी हाँ ब्रेन जी, के अंदर होता है, ये भी कफ के अंदर ही आएगा? ये कफ के अंदर आता है क्या? हाँ, 1 मिनट रुक सही, जाइए। क्योंकि हाँ हाँ, ब्रेन मैं के सही। बारे में कहीं नहीं लिखा है।